तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे के बारे में बताया जाता है। इस पूरे सियोल में हान ग्रुप सबसे पावरफुल ग्रुप है जिसके पास बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे ग्रेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि हान ग्रुप के हान सेंसुई बहुत ही ज्यादा कन्नी इंसान है, बहुत ही ज्यादा। जहाँ पे उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता वो उस जगह पे जाता ही नहीं है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें वही व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे को यानी हान सेंसुई को दिखाया जाता है जो जाओ रुई के पास आता है। फिर वो कह रहे थे कि रुई तुम सच में बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हो और उसके साथ ही साथ तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। और उस बुड्ढे की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ रुई को दिखाती है जो कह रही होती है कि अंकल ने मुझे प्रेस किया, ये तो मेरे हॉनर की बात है। और भाई हमें दिखा आता है कि जाओ रुई को जो छुपके से चिनवन को मैसेज कर रही होती है। मैसेज ये रहता है कि मैं अभी 305 कॉन्फ्रेंस रूम पे हूँ। पर तभी से हमें दिखा आता है कि उस रूम पे रहे एक एबनॉर्मल बंदे को जो रुई के हाथ को अचानक से पकड़ लिया होता है। फिर वो कहते हैं कि रुई तुम यहाँ पे आए हो और मैं तो तुमसे लास्ट कॉकटेल पार्टी पे मिला था। और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे हमेशा सपना आता है कि हाँ हम दोनों एक ही साथ एक ही बेड पे कब सोएंगे। और हाँ चिंता मत करो, तुम्हारे फैमिली पे अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरा डैड जरूर तुम्हारे फैमिली को मदद करेगा। और भाई फैमिली की तरफ जाओ रुई को दिखाती है जो उस बंदे को इतना ज्यादा करीब देने के बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो दूर जाते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो फिर से रुई के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि रुई तुम इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो रुई के बूटी पे हाथ रख दिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि हम तो बहुत जल्द फैमिली बनने वाले हैं, है ना। और उस बंदे की ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें रुई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। उस बंदे को दूर करते हुए कह रही होती है कि थोड़ा रेस्पेक्टफुल बनो और कौन तुम्हारी फैमिली बनने वाली है। पर हमें रुई के फादर को दिखाता है जो रुई के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि रुई तुम जाओ गंग के साथ इतनी रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो। और उसके डैड को उस बंदे के साथ लेता हुआ देख के रुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है, आंखों से आंसू आ रही होती है, अपने दांत पीसते हुए कह रही थी कि डैड तुम। पर हमें रुई के फादर को दिखाता है जो व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे के सामने आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर हन मेरे डॉटर के साथ आर्ग्यू करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो सेंसिबल नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जाओ गैंग और मेरे डॉटर का एकदम परफेक्ट कपिल मैच होने वाला है। और ये बातों को सुनने के बाद वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप सभी बैठ जाइए और कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देख लीजिए। फिर हमें दिखा जाता है कि वो सभी वहीं पे बैठ गया होता है। और वहीं पे हम बाटलार को देखते हैं जो जाओ रुई के फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में कह रहा होता है। एग्रीमेंट के हिसाब से हान फैमिली जाओ फैमिली को 100 मिलियन देगा, पर उसके बदले जाओ फैमिली का कंपनी का 20% हान फैमिली को देना होगा। और उसके साथ ही साथ जाओ रुई को जाओ गैंग के साथ शादी करनी होगी और जाओ फैमिली को बाकी का 100 मिलियन तब दिया जाएगा जब जाओ रुई हान फैमिली पे एक ग्रैंड सन का जन्म देगी। और उस बाटलार की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ रुई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से उस कॉन्ट्रैक्ट को छीन लेती है, वो देखने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद वो थर थर कांप रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैरिड चिल्ड्रेन ये क्या चल रहा है, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख के फुट फुट के रोने लगती है। रोते हुए कह रही होती है कि डैड मॉम क्या आप आपके डॉटर को बेच रहे हैं। तभी हम रुई के मॉम को देखते हैं जो रुई के पास आती है। फिर वो कह रही थी कि रुई तुम शांत हो जाओ प्लीज, तुम्हारे मॉम की बातों को सुनो। और हमें रुई को दिखाती है जो चिल्लाती हुई कह रही थी कि नहीं मैं शांत नहीं होना चाहती। फिर वो अचानक से फूट फूट के रोने लगती है। रोते हुए कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम सभी का बिजनेस फेल हो जाता है तो तुम सभी मेरे लाइफ का एडवांटेज लेने का क्यों कोशिश कर रहे हो। और क्या तुम सभी को नहीं पता कि जागन कितना गंदा इंसान है, सिर्फ ड्रिंकिंग गेमलिंग के अलावा कुछ नहीं आता है उसे। मैं उस इंसान से शादी कभी नहीं करने वाली हूँ। पर तभी जैसा हमें रुई के फादर को दिखाती है जो अचानक से रुई के गले पे थप्पड़ मार देती है। और उसके फादर की ये स्टेप को देखने के बाद हमें रुई को दिखाती है जो रोने लगती है। रोते हुए उसके फादर की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह पा रही होती है। रुई के फादर कह रहा होता है कि हाँ तुम मेरे लिए यूजफुल हो, हमारा जाओ फैमिली अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पे है और तुम अभी खुद के लिए सोच रहे हो। क्या मैंने तुम्हें कभी इस तरह के एविल थॉट के बारे में सिखाया था। और उसके फादर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें रुई को दिखाती है जो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है कि क्या मैं अपने खुद के बारे में सोच रही हूँ। भाई मैं दूसरी तरफ रुई के मॉम को दिखाती है जो रुई के पास आती है। फिर वो कह रही थी कि रुई तुम प्लीज तुम्हारे डैड को समझो, वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ हमारे फैमिली के लिए कर रहा है और तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा सेंसिबल हो, है ना, तो प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। और अगर हमारे जाओ ग्रुप फेल हो जाता है तो हमारे जाओ फैमिली भी बर्बाद हो जाएगा। पर मैं रुई को दिखाती है जो उसके मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही थी कि मॉम आप भी इस तरह से बातें कर रहे हैं, अगर हमारे कंपनी पे कुछ लॉस होता है तो हम एक साथ मिलकर करीब मेहनत करने के बाद हमारी कंपनी को खड़ा करेंगे। पर तभी से मैं रुई के मॉम को दिखाती है जो रुई के सामने अचानक से घुटने टेक देती है। फिर वो रोती है कह रही होती है कि रुई मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने भीख मांग रही है, प्लीज तुम्हारे डैड तुम्हें जो कह रहा है उसे सुनो प्लीज एक बार। और रुई के मॉम की ये स्टेप को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है। फिर हम रुई को देखते हैं जो उसके मॉम को उठाते हुए कह रहा होता है कि मॉम तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। वहीं पे रुई का मॉम कह रही होती है कि तुम्हारा मॉम हेल्पलेस है, हम सभी डेस्परेट है, अगर तुम इस मैरिज पे राजी नहीं होती हो तो तुम्हारा मॉम यहाँ पे हमेशा के लिए घुटने टेके बैठी रहेगी। यार रियलिटी पे भी कुछ इस तरह के पेरेंट्स होता है जो अपने बच्चे को फोर्सफुली कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेंटली ब्लैकमेल करता है।
फिर हम रूही को देखते हैं जो उसके मॉम की ये सब हरकत को देखने के बाद उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो क्या कहे। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रही थी कि आप ही क्या कर रही है। पर तभी ऐसा में दिखाया था कि रूही के पीछे वही बंदा आ गया होता है, घिनौना बंदा आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि रूही, मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें जो चीज की जरूरत है मैं तुम्हारे हर एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा। और उस सभी की बातों को सुनने के बाद हमें रूही को दिखाती है जो फुट फुट के रो रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती कि क्या यही मेरा डेस्टिनी है और मैंने इस तरह की फैमिली पे जन्म लिया है जिस फैमिली पे मुझे खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद रूही को इस सिचुएशन से कैसे निकाले उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, उसे हर जगह धुंधला धुंधला सा लग रही है। फिर वो कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में, मॉम मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज आप उठ जाइए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और रूही की ये बातों को सुनने के बाद में रूही के मॉम को दिखाती है जो इंस्टेंटली उसके फेस चेंज हो गई होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है, अपना ताली मारते हुए कह रही होती है कि वाओ यही है ना मेरे डॉटर बहुत ही अच्छे है। और भाई भी मुझे रूही के फादर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि रूही तुम्हारे डैड ने तुम्हें जो कुछ भी कहा हार्ट में मत लेना, मैं जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था, ठीक है। तभी हम उस व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जब जाओ रूही के पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या मिस्टर जाओ हम कॉन्टेक्ट को कंटिन्यू करें। हमें रूही के फादर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस्टर हन ने एकदम सही कहा है, एकदम सही कहा, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहीं पे वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा कह रहा होता है कि तुम जितना जल्दी साइन को कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना ही जल्दी जाओ गैंग और जाओ रूही के बीच में शादी कंप्लीट होगा और उतना ही जल्दी जाओ फैमिली पे फंड ट्रांसफर होगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ उस घिनौना बंदे को देखते हैं जो जाओ रूही की तरह देखते हुए एक हांगड़ी उल की तरह फेस बना तो ये मन में कह रहा होता है कि अभी तूने मुझे नीचा देखा है ना, जब तू मेरी वाइफ बन जाएगी तब मैं तेरी हालत अच्छा करने वाला हूँ। फिर हमें उस घिनौने बंदे को दिखाते हैं जो अपने फैंटेसी में खो गया होता है। जाओ रूही से शादी करने के बाद वो जाओ रूही को रस्सी में बांध के कैसे अपनी मर्जी से खेलने वाला है ये सब कुछ सोचने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि हाँ एक कोल्ड और एरोगेंट औरत मेरे बेड पे आएगी, लेटी रहेगी और मैं उसके साथ जैसे चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो रूम टोटली शांत हो गया होता है, सभी अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देख रहा होता है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस रूम के दरवाजा तोड़ते हुए चेनवन आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो इंसान कौन है जो मुझे प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा है, जल्दी से बाहर आ। और उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी चेनन की तरफ मुड़ के देखने लगता है। और भाई भी हम दूसरी तरफ चेनन को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना डेविल फेस बनाते हुए कह रहा था कि वो कौन है जो मुझे प्रोवोक किया है, जल्दी से बाहर आ। और चेनन को यहाँ पे देने के बाद हमें जाओ रूही को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती कि ये तो चेनन है, वो सच में यहाँ पे आया है। पर तभी ऐसा में दिखाया था कि वही मोटे वाले घिनौना बंदे को जो चेनन के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि यहाँ पे एक पागल कुत्ता कहाँ से आ गया जो जंगलीपना कर रहा है। और हमें चेनन को दिखाता है जो उस मोटे वाले घिनौने बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है। और वहीं पे हम उस मोटे वाले बंदे को देखते हैं जो दूर जाके गिरता है। और वहीं पे चेनन ने एक ही मुक्के में उस मोटे वाले बंदे के दांत तोड़ दिया होता है। और वहीं पे हम चेनन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये पिग कौन है, जल्दी से इस पिग को इस रूम से दफा करो। और भाई पे मैं दूसरी तरफ उस मोटे वाले बंदे को दिखाता है जो अपने गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हिट करने का। और उसके सामने में दोनों सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता है। भाई पे एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, मिस्टर हन को अटैक करने का तेरा हिम्मत कैसे हुआ, क्या तू मरना चाहता है। भाई पे एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो कौन है। पर हम चेनन को देखते हैं जो सबके बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने कूल अंदाज में कह रहा होता है कि आइडेंटिटी, क्या वो दोनों ग्रेट इंसान नहीं है। एक इंसान तो अपने खुद के डॉटर को बेच रहा है और दूसरा इंसान उस लड़की को खरीद रहा है। और हाँ मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ यहाँ पे अगर कोई भी मुझे टच करने का भी कोशिश करता है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उसका फैमिली इस दुनिया से गायब हो जाएगा। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे को दिखाता है जो अपने सिक्योरिटी गार्ड को रोकते हुए कह रहा होता है कि वहीं पे रुक जाओ। और वहीं पे वो बुड्ढा मन में कह रहा होता है कि जाओ फैमिली के साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव था और दूसरे जितने सारे बड़े फैमिली थे उस सभी को पता था कि ये एक ब्लाइंड डेट होने वाला है। पर ये बंदा को सिर्फ ये सिचुएशन के बारे में क्लियरली नहीं पता, उसके साथ ही साथ कहाँ पे कब ये ट्रांजेक्शन होने वाला है वो भी पता है। ये इंसान कौन है। ये सिचुएशन जितना ज्यादा सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा चेनवन को कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि लिटिल फ्रेंड किस फैमिली से बिलोंग करता है और अगर मुझे पता होता है तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करने जाएंगे। पर हमें चेनवन को दिखाता है जो उस बुड्ढे की तरफ आगे बढ़ते कह रहा था कि नहीं तू इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें वही घिनौने वाले बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि ये किस तरह का टोन हुआ। पर हम उसके फादर को देखते हैं जो उसे रोकते हुए कह रहा था कि शट अप भाई पे चुप हो जा और अगर तू कुछ कह रहा है तो उससे पहले बार बार सोचा कर तू क्या कह रहा है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ चेनवन को दिखाता है जो रूही की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि रूही तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूही को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, खुशी के आंसू आ रही होती है। फिर वो अपनी ब्लास्टिंग करते हुए चेनवन को कह रही होती है कि थैंक्स। और भाई पे हम चेनवन को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को उठा लिया होता है और ये देखने के बाद रूही के फादर कह रहा होता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या कर रहे हो। भाई चेनवन कह रहा होता है मिस्टर जाओ क्या आप सच में अपने डॉटर को 100 मिलियन पे बेचना चाहते थे और उसके साथ ही साथ अपने कंपनी का 20% शेयर हन फैमिली को दे दिया। क्या आपके ओल्ड एज की वजह से आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद यहाँ चेनवन को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को
फाड़ देता है, हजारों में बांट देता है। फिर वो कह रहा था कि चलो यही करते हैं, मैं आपके जा ग्रुप के 60% शेयर को 500 मिलियन पे खरीदने वाला हूँ। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि क्या 500 मिलियन। भाई वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है कि इतना आसानी के साथ 500 मिलियन के बारे में बात कर देना, तो इसका मतलब जरूर इस बंदे का जो कंपनी का नेटवर्थ वैल्यू है वो 10 बिलियन से भी ज्यादा है। फिर हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो चेनवन को ध्यान से गौर करने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि मैं हान सेंसुआई, मैं मेरे पूरी जिंदगी में काउंटलेस लोगों को और उसके थॉट को रीड कर चुका हूँ, पर मैं इस बंदे के सोच को मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो इंसान कौन है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। और भाई मैं दूसरी तरह रूई के फादर को दिखाता है जो चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद उसके सर से पसीना आ रहा होता है, बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि 500 मिलियन, अगर ये पैसा मुझे मिल जाता है ना ही मैं मेरे कंपनी को कम बैक करूंगा, उसके साथ ही साथ मैं मेरे टेरिटोरी को भी बढ़ा सकता हूँ। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो रूई के फादर को कह रहा होता है कि जरूर मैं आपको फ्री में 500 मिलियन नहीं देने वाला हूँ, शेयर के साथ ही साथ मेरे पास और भी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो रूई की तरफ उंगली करते हुए इस तरह करता है। और चेनवन की ये स्टेप को देखने के बाद हमें रूई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि क्या चेनवन मुझे 500 मिलियन पे खरीदना चाहता है। और ये सब सोचते सोचते हमें जाओ रूई को दिखाती है जो अचानक से जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है तो इसका मतलब तो तुम भी इस सभी लोगों के जैसा ही हो, क्या मैं कोई वस्तु जो हर कोई मुझे बेचा या खरीदारी कर सकते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि चेनवन कह रहा होता है कि मेरा कंडीशन ये रहेगा कि कंपनी का जो 60% शेयर रहेगा वो जाओ रूई के नाम पे ट्रांसफर होगी। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ रूई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है। और भाई दूसरा हम चेनवन को देखते हैं जो कह रहा होता है जब शेयर ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा मैं आपको 500 मिलियन इंस्टेंट ट्रांसफर कर दूंगा। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ रूई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, उसे फील हो रही होती है कि वो पिंजरे से आजाद हो गई है। फिर हम जाओ रूई को देखते हैं जो चेनवन की तरफ देखती है, मनी मन में कह रही होती है कि सच में इस दुनिया में हीरो एग्जिस्ट करता है और वो मेरे हीरो हैं। उसके बाद ही जाओ रूई की आंखों पे खुशी का आंसू आने लगती है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाते कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जाओ रूई के होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ चुका है, 10% तक बढ़ चुका है, 10% तक बढ़ चुका है। जाओ रूई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 85% है। तभी अचानक से हमें एक बाटलर को दिखाता है जो चेनवन और जाओ रूई के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है। वो कह रहा था कि मिस्टर चेन, मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करके दिया है, आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। और भाई पे हमें चेनवन को दिखाता है जो जाओ रूई के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। जाओ रूई के हाथ को पकड़ के कह रहा होता है कि रूई कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, उसके बाद ही फ्यूचर में कोई भी तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और चेनवन को इतना ज्यादा कड़ी देने के बाद हमें जाओ रूई को दिखाती है जो शर्मा रही होती है, ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि चेनवन असल में मैं ये बात ये है। पर हम देखते हैं कि चेनवन ने फाइनली जाओ रूई के हाथ को पकड़ने के बाद जाओ रूई के नाम पे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा दिया होता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जाओ रूई के पेरेंट्स के फोन में मैसेज आया होता है कि आपके बैंक अकाउंट पे 500 मिलियन रिसीव हुआ है। और ये देने के बाद हमें जाओ रूई के पेरेंट्स को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे जाओ रूई की मॉम कह रही होती है कि अरे देखो देखो सच में हमारे बैंक पे 500 मिलियन रिसीव हुआ है। फिर हम रूई के डैड को देखते हैं जो चेनवन के पीछे आते हुए कह रहा था कि मिस्टर चेन असल में आपका सिर्फ इतना ही डील है। और वहीं पे चेनवन कह रहा था कि हाँ जरूर, आप क्या चाहते हैं। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो रूई के डैड के पास आता है और कान में धीमे साथ में कह रहा होता है कि आपके जा फैमिली का उठना गिरना ये सब कुछ मेरे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सभी फ्यूचर में रूई को वो सिर्फ चीजें फोर्स करने का कोशिश करते हैं जो उसे पसंद नहीं है, तो जिंदा रह के दर्द का क्या मतलब होता है मैं आप सभी को समझा दूंगा। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूई के फादर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ चेनवन को देखते हैं जो रूई के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि रूई यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी हम उस व्हाइट हेयर वाले बुड्ढे को देखते हैं जो चेनवन को रोकते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर चेन आपका हार्ड वर्क अमेजिंग है और मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। और हाँ, मेरे सोन ने अभी भी आपके साथ जो रूड बिहेव किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर देना। फिर वो बुड्ढा मनी में कह रहा होता है कि इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट इंसान जो है सिर्फ वही इंसान बिना पलक झपकाए 500 मिलियन उठल कर सकता है। और मेरे सामने जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए इस इंसान से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पर तभी हमें देखा जाता है कि उस बुड्ढे के घिनौने बच्चे को जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डैड, वो बंदा ही हमें पहले प्रोवोक करने का कोशिश किया और गंदे गंदे बातें कहा और उसे जाने दे रहे हैं। पर हम उसके डैड को देखते हैं जो उसके गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि शट अप यू बास्टर्ड, आज नहीं तो कल हमारे हान फैमिली का जो फॉर्च्यून है वो तेरी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जाओ रूई और चेनवन को दिखाता है जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के वहां से जाने लगता है।
सीन शिफ्ट होता है, हम उन दोनों को देखते हैं जो रॉयल फैमिली से बाहर आ गया होता है, और वहीं पे हम जाओ रोई को देखते हैं जो चेनवन के कार पे चढ़ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि चेनवन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए। और हम चेनवन को देखते हैं जो अपने कार में कुछ चेक कर रहा होता है, और वो कैजुअली कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता, और हाँ ये मैंने तुम्हें बचाया है, ये पहली बार नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ रोई को दिखाती है जो एक पास्ट के मेमोरी को याद आने लगती है। हमें दिखाया था कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, और वहीं पे हम जाओ रोई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा यंग रहती है। वो अपने घर तो जा रही है पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अगर मैं सावधान नहीं रहती हूँ तो मैं गंदे लोगों से, बैड पीपल से एनकाउंटर होने वाली हूँ। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि कुछ गुंडे जाओ रोई को घेर लिया होता है, और ये देखने के बाद जाओ रोई कह रही थी कि तुम सब कौन हो और तुम सब मुझसे क्या चाहती हो। वही भी एक गुंडा कह रहा होता है कि कुछ नहीं, हमें कुछ पैसों की जरूरत है तो तुमसे पैसा उधार ले रहे हैं। तभी हम एक दूसरे गुंडे को देखते हैं जो जारुई को पकड़ लिया होता है, और जारुई के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है, और एक हंगरी उल की तरह फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि लिटिल सिस्टर अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम तुम्हारे इस ब्रदर को तुमसे खेलने दो, क्या ये सही रहेगा। पर हम जारुई को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर वो चिल्लाती हुई कह रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। भाई वो गुंडा कह रहा होता है कि चिल्ला चिल्ला, जितना ज्यादा चिल्लाना है चिल्ला, मैं यहाँ से और भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ। पर तभी से हमें दिखाते कि भाई पे एक अननोन बंदा आ गया होता है, और वो उस गुंडे को जारुई से दूर कर दिया होता है। फिर वो जारुई को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्लासमेट जाओ, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पीछे बिल्कुल भी मत मुड़ना, जल्दी से भाग जाओ। और भाई पे हम जारुई को देखते हैं जो वहाँ से मुड़ के दौड़ के जाने लगती है, और भाई पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस बंदे को भाई पे जितने सारे गुंडे थे पीटने लगता है। तभी रूही मन में कह रही होती कि उस समय मैं इतना ज्यादा पैनिक थी, मैं उस इंसान को क्लियरली देख ही नहीं पाई, वो इंसान कौन है जो मुझे बचाया है। और जब मैं मेरे सेंस पे आई और पुलिस को कॉल किया तब मैंने देखा कि वो इंसान और वो गैंगस्टर उस जगह से गायब हो गया है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जाओ रोई को दिखाती है जो रो रही होती है, रोते हुए कह रही होती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मेरे इस पूरी जिंदगी में उस इंसान को कभी नहीं देख पाऊंगी, पर मुझे ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान तुम हो चेनवन। वही पे दूसरा दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जाओ रोई का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ चुका है। जाओ रोई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 95% है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने काउंटर अटैक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट किया गया है होस्ट ने जाओ रोई के ऊपर 500 मिलियन पैसा खर्चा किया है, तो आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 50 मिलियन ट्रांसफर कर दिया गया है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है अभी जाओ रोई होस्ट का क्लिकिंग डॉग बन गई है, और टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 35 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, और उसके साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड स्किल के तौर पे 4 कंट्री के इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और कोरियन लैंग्वेज प्रोविंस से रिसीव हुआ है। और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है, बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, पर वो अचानक से थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि काउंटर अटैक मिशन इतना जल्दी खत्म हो गया, मेरे पास तभी बहुत सारा ट्रिक था जो जाओ रोई के ऊपर यूज करना था। वहीं पे मेरी तरफ जाओ रोई को दिखाती है जो अपना आंख बंद कर लिया होता है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, शायद वो चेनवन को किस करने वाली है। और वहीं पे दूसरी तरफ चेनवन जाओ रोई की तरफ देख के मन में कह रहा होता है कि पर ये फीलिंग्स ये बुरा भी नहीं है, इस समय मैं उसके लिए कोई भी पास बाय नहीं हूँ, उसके लिए मैं कोई अननोन बंदा नहीं हूँ, इस समय उसके सामने ओपनली खड़ा होने का मेरे पास हिम्मत है, और इस समय मैं मेरे पुराने पहचान को डाउन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं उसके उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ रोई के आंखों पे आंखें डाल के देख रहा होता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जाओ रोई को दिखाती है जो चेनवन की तरफ देख रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, चेनवन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, एक दूसरे के होंठ एक दूसरे से टच होने ही वाला होता है, किस होने ही वाला होता है। पर तभी इतना सामने देखते हैं कि चेनवन के फोन में किसी का कॉल आता है, और उसी कॉल की वजह से हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे से दूर हट जाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा एम्बेरस रहता है, वो दोनों ही ब्लास्टिंग कर रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के फोन में किसी और का कॉल नहीं, जाओ यूकी का रहती है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपने कॉल को उठाता है, फोन को दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि हेलो चेनवन, मैं विला पे मूव हो चुकी हूँ, और वैसे क्या तुम्हें पता है कि कल क्या डे है। और यूकी की ये बातों को सुनने के बाद में चेनवन को दिखाता है जो छुपके से जाओ रोई की तरफ देख रहा होता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो जाओ यूकी को कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कल तुम्हारे बर्थडे है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ जाओ यूकी को दिखाती है जो फोन में चेनवन को कह रही होती है कि हाँ एकदम सही कहा, और हाँ मुझे कल एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल भी मत देना, और इस समय मैं मेरे बर्थडे पे मेरे सभी क्लासमेट को इन्वाइट किया है, और अगर मैं कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट रिसीव करती हूँ तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन तैयार हो जाएगा। और ये सुनने के बाद मैं चेनवन को दिखाता है जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ कि क्या गिफ्ट तुम्हें देना चाहिए। भाई चेनवन मन में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दूं, पर मैं तुम्हारे लिए जो ये फरारी को खरीदा है मैं इसका क्या करूं। फोन के दूसरी तरफ मैं जाओ यूकी को दिखाती है, उसके पीछे टॉमबॉय आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्यों फोन पे बात करना बंद कर और काम कर। और ये बातें सुनने के बाद मैं जाओ यूकी को दिखाती है जो चेनवन को कह रही होती है कि वेल मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी काम पे जाना है, बाय। उसके बाद हम जाओ यूकी को देखते हैं जो कॉल को कट कर देती है। फिर वो अचानक से नाचने लगती है। फिर वो मन में कह रही थी कि आज से मेरे पास खुद का घर है जिसका प्राइस 60 मिलियन है।
कितना ज्यादा स्वीट है, कितना खुशी की बात है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनन को दिखाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फोन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, पर मैं इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करूं। फिर वो जाओ रुई की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे कॉलेज का एक क्लासमेट है जिसका कल बर्थडे है, क्या तुम कल आना चाहोगी। भाई चेनन मन ही मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, अगर मैं उसे इन्वाइट करता हूँ, और इस इन्वाइट का मतलब होगा कि मैं बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो अदर पार्टी रहेगी वो मेरे ऊपर कम सस्पिशियस रहेगी। फिर हमें जाओ रुई को दिखाती है जो ब्लासिंग करते हुए कह रही थी कि नहीं, कल मुझे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत कुछ साइन करने की जरूरत है, और वैसे भी कल के तुम्हारे पार्टी में जितने सारे क्लासमेट रहेगा वो सभी तुम्हारे फ्रेंड रहेगा, है ना, और अगर मैं वहीं पे रहती हूँ तो अच्छा नहीं रहेगी। वहीं पे जाओ रुई मन में कह रही थी कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कुछ क्वेश्चन पूछा जाने पर ये आवश्यक नहीं है कि उसका एक उत्तर होना चाहिए, तो मेरे लिए ये बेहतर रहेगी कि मैं कुछ ना पूछूं। बेबी चेनॉन कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, अगर तुम उस पार्टी पे जाते तो तुम मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन रहती। वहीं पे जाओ रुई कह रही होती कि अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिलता है तो मैं जरूर तुम्हारे स्कूल पे फ्यूचर में विजिट करूंगी। उसके बाद हम जाओ रुई को देखते हैं जो चेनॉन के कार से उतर जाती है। फिर वो कह रही होती है कि चेनॉन फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना सारा पैसा खर्चा करने के लिए। हम चेनॉन को देखते हैं जो जाओ रुई के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो उसके कान में आके धीमी शब्द में कह रहा होता है कि रुई, अगर सच में तुम्हें बुरा महसूस हो रही है तो तुम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दे सकते हो। पर हम जाओ रुई को देखते हैं जो सीधा चेनॉन के गालों पे एक किस करती है। उसके बाद हम जाओ रुई को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है कि ये रहा मेरा इंटरेस्ट, और आज से तुम्हारे ऊपर मेरा स्टैंप लग गई है, और आज से तुम मेरे हो। और जाओ रुई की ये सब बातों को सुनने के बाद, जाओ रुई की ये सब स्टेप को देने के बाद हमें चेनॉन को दिखाते हैं जिसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये औरत जाओ रुई सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। उसके बाद हम चेनॉन को देखते हैं जो अपने कार पे चढ़ने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि आज का जो मेरिट था, आज का जो हार्ड वर्क था, एकदम टोटली सक्सेस था, चलो आज पूरा दिन गेम खेलते हैं। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि चेनॉन के पीछे से कोई कह रहा होता है कि चेनॉन ये कार तुम्हारा है। और चेनॉन जब पीछे मुड़ के देखता है, पीछे वो जानवर, वो भोसड़ी वाली कोई और नहीं सुतोंग रहती है। और भाई पे सुतोंग चेनॉन के ये स्टेटस को देखने के बाद वो थर थर कांप रही होती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, इस दिसंबर पे, इस साल पे मेरा लास्ट तक टारगेट है कि मेरे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। मेरे लास्ट पिछले 2 वीडियो पे मैंने बताया था कि ये टारगेट रखा है। मुझे पता है कि कंप्लीट नहीं होगा। चलो देखते हैं ट्राई करने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो आपने जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो। जो भी दोस्त है ये सब वीडियो देखने में इंटरेस्ट है वो सभी को शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए कहो, और जितना जल्दी हो सके 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार, टारगेट है हमारा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और वीडियो सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जगह फॉलो कर लेना। चलो बाय बाय।